नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सब साथियों का स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर 5,600 प्लस पदों पर एक भर्ती आई हुई है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, जिसमें 85% आपसे पूछे जाएंगे और उसके अलावा 15 अंकों का उसमें इंटरव्यू होगा। पिछले कई दिनों से हम देख पा रहे हैं कि कई बार विद्यार्थियों के सवाल आते हैं कि सर अगर हम पहली बार इसको दे रहे हैं तो इसके अंदर इंटरव्यू में किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। शायद ये सेशन आपके लिए भेद काम का हो सकता है और एग्जाम के अंदर जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के दौरान यहां से संभावित प्रश्न आपके पूछे भी जा सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो आपसे संबंधित किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे तो है नहीं कि आपके आईएएस का इंटरव्यू आरएएस का इंटरव्यू है, वैसे इंटरव्यू नहीं है, लेकिन सामान्य जानकारी उस क्षेत्र की आपके पास होनी जरूरी होती है। बिल्कुल ठीक ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस परिवार के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं हाईकोर्ट की, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपके वीडियो आपके सामने उपलब्ध होते रहेंगे। बाकी क्लास हमारी नियमित रूप से चल रही है। कोर्स के लिए आप उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें विशेष इंटरव्यू के सेशन हम रखेंगे, वो मैं आपको बीच में बता दूंगा। चलो भाई, सबसे पहले है कि इंटरव्यू में हमसे किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। हमने पता इस बारे में तो 85 अंकों का जो आपके पेपर होने वाला है भाई, जिसके अंदर 50 हिंदी है, 10 इंग्लिश है, 25 कला संस्कृति है। बस कहानी समाप्त। उसके बारे में गाथा नहीं गानी, टू द पॉइंट अपने इसी पर बात करेंगे कि इनकी अपने पहले ही तैयारी कर लें, जिससे 15 नंबर है वो अपने क्या हो जाए, पक्के हो जाए। पहली बात, आप हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगने जा रहे हो तो आपको उसके बारे में सामान्य जानकारी होनी आवश्यक है। जैसे राजस्थान, अगर भारत के अंदर बात करते हैं जिस प्रकार से कोर्ट के प्रकार कितने होते हैं, तो आप जब कोर्ट में लगोगे तो कोर्ट के प्रकार आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि भाई जैसे भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो शीर्ष न्यायालय होता है, मतलब अंतिम एक प्रकार से न्यायिक प्राधिकारी होता है, वो यही होता है। इसमें क्या होता है कि भाई अगर आप सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गए और सर्वोच्च न्यायालय ने आपके लिए कह दिया कि भाई हाँ ये ऐसा ही होगा, आपको सजा मिलेगी तो मिलेगी, उसके बाद में आप राष्ट्रपति के पास में अपनी याचिका दायर कर सकते हो, जिसमें आपको राष्ट्रपति हो सके तो माफ कर सकता है, थोड़ी बहुत सजा कम कर सकता है, हो सके तो माफ भी कर सकता है। वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो कह दिया वो फाइनल ही होता है। तो सबसे पहले भारत के अंदर टॉप जो संस्था होती है वो अपने सर्वोच्च न्यायालय होती है। प्रत्येक राज्यों के अंदर क्या होते हैं कि उच्च न्यायालय होते हैं, ये तो अपने को पता है। जैसे राजस्थान के अंदर उच्च न्यायालय कहाँ है, वर्तमान में हाईकोर्ट की स्थापना अपने जोधपुर के अंदर, उसकी स्थापना किस प्रकार की गई उसके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। फिर आते अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय होते हैं ये जिले स्तर पर होते हैं। जैसे वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं, तो 41 जिला स्तरों पर आपके कौन से न्यायालय होंगे, अधीनस्थ न्यायालय होंगे, जो जिला स्तर पर मामलों को निपटारा करते हैं। मान लीजिएगा कि आपके नीचे से, यहां से आपने शुरुआत की, शुरुआत नीचे से लगाकर मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा, आप यहां तक भी जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय तक। फिर आते हैं जिला न्यायालय। जैसे जिला न्यायालयों के अंदर दीवानी व आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। स्तर न्यायालय, जिसके अंदर भी आपके आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। राजस्व न्यायालय होते हैं जिसके अंदर भूमि संबंधी मामलों के जो निपटारा किया जाता है। उपभोक्ता न्यायालय हो गया जिसमें आपके किसी प्रकार से मान लो कि कोई उपभोक्ता है जिसकी समस्या है कि भाई आपने मेरे साथ गड़बड़ी की है, आपने ये कहा था और ये आपकी चीज मिली नहीं, तो उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। फिर उसके बाद में वाहन दुर्घटना दावा, जिस प्रकार से मान लो कि आपका वाहन से संबंधित कोई दुर्घटना होगी, उससे संबंधित दावा करने के लिए आपका अलग से विभाग की स्थापना की गई है। श्रम न्यायालय है वो आपके अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा महिलाओं से संबंधित अलग होते हैं, तो वही पोक्सो एक्ट वाले जो न्यायालय होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये न्यायालय के अलग अलग प्रकार होते हैं। पोक्सो एक्ट के अंदर जो आपके जो बच्चों से संबंधित जो भी आपने अपराध किया है उसके अंदर वहां पर आपकी सुनवाई की जाती है, चाहे उसमें पोक्सो एक्ट के अंदर कौन सी भी चीजें हो सकती है, यानी कि आपने नाबालिग के साथ में आपने दुष्कर्म किया होगा तो वो वाली चीजें भी शामिल होती है उसमें, है ना। तो बच्चों से संबंधित अलग होते हैं और ये वाले अलग होते हैं। अब इसमें से जो सामान्य जानकारी होती है, भाई सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे टॉप न्यायालय है। उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य के अंदर होगा, जिला न्यायालय प्रत्येक जिले के अंदर होता है। तो बस मेन बात ये होती है। अब जिला न्यायालयों के अंदर कई बार विद्यार्थी ये सोच लेता है कि दीवानी और आपराधिक फौजदारी मामले ये कौन से मामले होते हैं, सेना के अलग होते हैं, तो सेना के जो न्यायालय होते हैं वो अलग होते हैं। अपने को तो सामान्य बातें होनी चाहिए, अपने ज्यादा इसके अंदर पूरा डीप या डेप्थ के अंदर नहीं जाना, जिससे अपने को कि भाई अपने को ऐसे तो है नहीं कि भाई आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उससे जो आरजेएस का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां से कोई ऐसे तो है नहीं कि अपने वहां पर अपने से डीप प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित है, ये तो मैंने उससे संबंधित बताया, आप अलग रहे हो। हालांकि यहाँ से प्रश्न पूछने के बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन मान लो पूछ भी ले तो अपने को पता होना चाहिए। जैसे ये चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से आप समझो, जैसे भारत में टॉप संस्था होगी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। उसके बाद में उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य के अंदर होता है। फिर होती है निचली अदालतें। निचली अदालतें मतलब जिला स्तर के ऊपर होती है, तहसील स्तर के ऊपर होती है, उपखंड स्तर पर होती है, ये अलग अलग होती है। जिसके अंदर जैसे सबसे पहले आता है दीवानी मामले, यानी दीवानी अदालत कौन सी होती है, दीवानी अदालत के अंदर कौन से मामलों का निपटारा किया जाता है। जैसे संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का स्वामित्व का अधिकार है कि मेरी संपत्ति है उसके ऊपर किसी और ने कब्जा कर लिया है, या फिर आपकी संपत्ति का कोई बंटवारा है उसको लेकर आपके बीच में झगड़े हो गए हैं, तो ये मामले हैं वो आपकी दीवानी अदालत में होते हैं। ये कानून व्यक्तियों के बीच में होता है, सरकार के बीच में नहीं होता है।
भाई दीवानी मामलों में जो कानून होता है वो व्यक्तियों के बीच में होता है, सरकार के बीच में इसमें कोई कानून नहीं होता है, क्योंकि ये मामला आपका है, निजी मामला है। जैसे संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का बंटवारा है, स्वामित्व का अधिकार है ना। उसके बाद में ओहो, ये बीच के अंदर अटक गया, इसके क्या इश्यू हो गया, है ना। एक सेकंड के लिए रुको, तब तक के लिए इसको वापस से ओपन कर लेते हैं अपने। मेरे हिसाब से ये एससी के कारण हो गया। अब उसके अंदर दूसरी बात, जैसे मान लो कि एक तरफ अपने दीवानी पड़े, फौजदारी मामले कौन से होते हैं? फौजदारी मामले वो होते हैं जिस मामलों के अंदर, जिस प्रकार से मान लीजिएगा कि आपने किसी की हत्या कर दी, आपने चोरी कर दी, आपने मारपीट की है, वो आपके कौन से मामले होते हैं? ये आपके होते हैं, वो होते हैं आपके फौजदारी मामले होते हैं, ठीक है। तो उनसे संबंधित भी हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार के लिए ओपन हो जाए, कोई इश्यू आया है जिसकी वजह से ये एक बार के लिए ऑफ हुआ है, कोई ना कोई तो कारण हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर हम उसके बाद में हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ फौजदारी अदालत, तो सरकार कार्रवाई द्वारा बनाए गए नियम होते हैं, यानी सरकारी कार्रवाई के द्वारा जो बनाए गए जो नियम होते हैं वो आपके किस में शामिल होते हैं? वो आपकी फौजदारी अदालत में शामिल होते हैं। फिर इसके अंदर जैसे चोरी हो गया, मारपीट हो गया, हत्या हो गया, तो ये वाले मामले हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे की ओर चर्चा करते हैं। जैसे नीचे नीचे की ओर चले, जैसे सहायक तहसीलदार, भाई राजस्व न्यायालय जिसके अंदर भूमि से संबंधित जो आपके बंटवारा है उससे संबंधित होगा। जैसे अपने यहां पर चर्चा की है कि आपकी राजस्व न्यायालय भूमि संबंधी मामलों की सुनवाई करता है, राजस्व न्यायालय। जैसे राजस्व विभाग की स्थापना अपने राजस्थान में अजमेर में की गई है। फिर उसके बाद में तहसीलदार होता है, फिर आयुक्त कलेक्टर होता है, फिर राजस्व मंडल होता है, फिर राजस्व न्यायालय होता है, फिर उसके बाद में ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं मामले, ठीक। वैसे आपके ये आपके क्लास 3 जो मजिस्ट्रेट होता है, फिर क्लास 2 का मजिस्ट्रेट होता है, फिर उसके बाद मेट्रोपॉलिटन या फिर क्लास 1 का मजिस्ट्रेट होता है, फिर जिला न्यायाधीश या स्तर न्यायाधीश होता है, फिर फौजदारी अदालत होती है। यानी फौजदारी मामलों के अंदर जैसे चोरी है, मारपीट है, हत्या, इनका मामला सुलझाया जाता है। यानी नीचे से शुरुआत होती है। अगर दीवानी मामलों में हम बात करते हैं तो सबसे पहले लोक अदालत होती है, लघु विवाद न्यायालय होता है, यानी कि आप घर के अंदर ही सलट लो, ऊपर ना जाना पड़े। फिर उसके बाद मुंशी बैठती है, उसके बाद में आपके उप जो न्यायाधीश पारिवारिक विवाद होता है वो बैठते हैं, फिर जिला न्यायाधीश बैठते हैं, फिर उसके बाद में दीवानी अदालत के अंदर आपके ये मामले आ जाते हैं। यानी ये सारे मामले जिला न्यायाधीश के अंतर्गत ही होते हैं, चाहे वो फौजदारी हो चाहे दीवानी हो, ठीक है। तो ये आपको कोई ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं रखनी कि भाई अपने इसको पूरी चीज को डाटा को समझे, नहीं। अगर आपके इतना दिमाग में होना चाहिए कि भाई नीचे से लगाकर ऊपर तक, यानी दीवानी अलग होती है, फौजदारी मामले अलग होते हैं। क्योंकि फौजदारी मामलों में आपने चोरी किया तो नियम कौन बनाएगी? सरकारी बनाएगी, और सरकारी उसी नियमों को क्या करेगी? लागू करेगी। अब ये वो जो मामला होता है वो कानून जो व्यक्तियों के बीच में होता है, ये कि आपको किस हिसाब से आपको सलटाना है ना। तो ये मामला अलग होता है, ये सरकार से लागू नहीं होता है भाई, ये सरकार पर कोई लागू नहीं, ये कानून व्यक्तियों के बीच में होता है, सरकार का इसमें कोई भागीदारी नहीं होती, वो तो आपको सुलझा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपने चोरी की है, आपने मारपीट की है, या फिर कुछ और आपने हत्या कर दी किसी की, तो ये सरकारी कानून है, जो नियम है वो बने हुए हैं, उसी के तहत आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी, ठीक है। फिर आगे की ओर है, जैसे उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत संविधान की दृष्टि से भी अपने पता होना चाहिए कि भाग 5 में है अध्याय भाग 6 में अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय है। वर्तमान भारत में 25 क्या है? उच्च न्यायालय है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट की हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट के अंदर जयपुर के अंदर कितनी पीठ आती है और जोधपुर के अंतर्गत कितनी पीठ आती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे 41 जिलों के अनुसार। जैसे हाईकोर्ट की स्थापना सबसे पहले चौथे चरण के अंदर अपने को पता है BR पटेल समिति के तहत अपने काम पर की जाती है, पहले जयपुर में की गई थी। 29 अगस्त 1949 को जयपुर में इसकी स्थापना की जाती है। मान सिंह सेकंड जी जो अपने यहाँ के राजा थे उन्होंने रिपोर्ट जारी की थी। फिर 1956 में सत्यनारायण समिति बनती है, उसकी सिफारिश पर 1958 में जोधपुर में इसे क्या कर दिया गया था? स्थापित कर दिया गया था। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके कौन थे? कमलकांत वर्मा जी थे, जो इलाहाबाद से संबंधित थे। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपसे पूछा जा सकता है श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है। हो सकता है कल को चेंज भी हो जाए, आप वीडियो 6 महीने बाद में देखो तो हो सकते हैं चेंज भी हो जाए, है ना। तो वो कोई इश्यू नहीं है। फिर उसके बाद और अन्य बातें हम चर्चा करेंगे, उससे पहले एक चीज बता देता हूं आप सभी को कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो हाईकोर्ट का नया बैच है वो नाम मात्र शुल्क के साथ में आपको मिल रहा है। इसमें सर क्या रहेगा? इसमें आपके 3 विषय रहेंगे, हिंदी रहेगी, अंग्रेजी रहेगी और जीके रहेगा। उसके अलावा चतुर्थ श्रेणी की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए क्या रहेगी? इसमें उपलब्ध रहेगी, फ्री रहेगी। फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। नाम मात्र शुल्क है 365 रुपए, यानी 1 रुपए में डेली पढ़ाई कर सकते हो। उसके अलावा इंटरव्यू का विशेष सेशन हम अपने इसमें रखेंगे कि आपको इंटरव्यू में किस प्रकार के और सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी 15 नंबर पक्के यहां पर करेंगे। अब आपके मन में और भी विचार आएगा कि घपला भी हो सकता है इसके अंदर, वो भी हम आपकी चर्चा करेंगे। तो आप उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से ये वाला नया वाला जो बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कला संस्कृति मैं और एक गुरुजी और है, हमारे दोनों पढ़ाएंगे। हिंदी है वो आपके राजकुमार जी और अंग्रेजी है वो आपके उमेश जी सर आपको करवाने वाले हैं। कोई भी समस्या है आप इन नंबरों के ऊपर आप कॉल या फिर मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अब आगे की ओर चर्चा करते हैं। जैसे आपका नाम पूछा जा सकता है आपसे कि आपका नाम क्या है। जैसे मेरे से पूछ लिया कि आप मान लो कि मेरे गजानंद नाम है मेरा, तो गजानंद के क्या अर्थ होते हैं?
गजानंद को कौन सी लोक देवताओं की तरह याद किया, कौन सी देवताओं की तरह पूजा जाता है? तो गणेश जी की तरह पूजा जाता है। गजानंद जी का जो आपका शब्द है इसके अंदर कौन सा समास है? क्योंकि हिंदी आपके लगती है तो हिंदी से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कौन सी संधि है? ये यानी आपके सब्जेक्ट से संबंधित आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हिंदी आपके 50 नंबर की आएगी। जैसे आपका नाम है कमल, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कमल है तो कमल के पर्यायवाची बता दो। आप कमल के क्या बता दो? पर्यायवाची बता दो। तो ये वाली चीजें पूछी जा सकती है आपसे, नॉर्मल सी बात है। दूसरे सवाल आपसे पूछा जाएगा आपकी योग्यता क्या है, तो आपने कह दिया कि भाई ये 10वीं पास भर्ती है, तो आपने कह दिया कि मेरे तो शायद बीए है और उसके अलावा बीएड भी है, तो वो आपसे सीधा प्रश्न पूछेंगे तो आप चतुर्थ श्रेणी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो? तो जब आपके पास बीएड है तो आप चतुर्थ श्रेणी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो आपको ये की बात कहनी है वहां पर, जिस प्रकार से त्वरित जवाब, मैं अन्य भर्तियों की प्रयास कर रहा हूं लेकिन मेरी रीट पात्रता परीक्षा पास होगी, मुख्य परीक्षा के मेरी पास नहीं हो पाई, और ये ज्वाइन करने के पीछे एक ये भी कारण है कि ये ऐसे है नहीं कि भाई चतुर्थ श्रेणी है, हाईकोर्ट की एक जॉब होती है, वो मतलब रेपुटेशन जॉब होती है, तो मैं उसके लिए भी इसका करना चाहूंगा। और दूसरी बात, बेरोजगारी भी कुछ इस हद तक बढ़ी हुई है कि रोजगार के लिए मुख्य रूप से हमारे लिए यही साधन है, इसलिए मैं ज्वाइन इसे करना चाहता हूं। त्वरित जवाब यही होता है भाई। अगर आपसे पूछ ले कि भाई आपकी योग्यता शिक्षा, आपने कहा ये भर्ती तो 10वीं पास है, आपने तो बीए कर रखी है, बीएड कर रखी है, एमए कर रखी है, तो आपने इतनी डिग्री करने के बाद ये आप चतुर्थ श्रेणी क्यों लगना चाहते हो? तब आपके तुरंत जवाब यही देना कि रोजगार के लिए। मैंने बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की है, कहीं पर जाकर लास्ट में रह गया, कहीं पर 1 अंक से रह गया, पॉइंट से रह गया, जो भी है आपको यही कहना है कि इसलिए रोजगार जरूरी है, बेरोजगारी हटाने के लिए भी रोजगार जरूरी है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई ठीक है आप ज्वाइन करना चाहते हो, समझ गए वो अपने आप ही, क्यों आपको त्वरित जवाब देना, ऐसे नहीं है कि यार चतुर्थ श्रेणी, तो आपको पूछ लेंगे फिर चलो बताओ आप अध्यापक लगते, तो मान लो कि आपको सिर्फ पढ़ाना होता और आपके स्कूल के अंदर 4th ग्रेड का एम्प्लॉय होता, तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते? आज आप लगने जा रहे हो, तो अगर आपके साथ कोई दूसरा इस टाइप से व्यवहार करे तो आप क्या करोगे? तो आपको यही कहना है कि मैं शांति से जवाब दूंगा, जो भी मेरे कार्य होंगे मैं उनको ईमानदारी से करूंगा। मान लो सीधी सी बात है। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि चतुर्थ श्रेणी के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो आपको एक ही बात करनी, चतुर्थ श्रेणी का कार्य होता है जैसे हाई कोर्ट के अंदर तो वही होता है, फाइल उधर से उधर ले जाकर देनी, सुबह जल्दी आना, लास्ट तक जाना। जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य होता है, जैसे गेट खोलने होते हैं, तो गेट खोलने तो वो चतुर्थ श्रेणी के कार्य होंगे, कर्मचारी है वही करेगा। मैंने जज साहब को चाय पकड़ा दी, भाई ये कार्य होते हैं, पानी पकड़ा दिया, तो ये कार्य किसके होते हैं? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के। उनकी कोई फाइलें हैं, वो फाइलों में उनके मैंने फाइल ले जाकर उनको पकड़ा दी, ये हो गया। सुबह सुबह साफ सफाई कर ली मैंने, तो ये कार्य होते हैं वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के होते हैं। तो आपको ऐसे ही कहना, आपको बढ़ा चढ़ाकर कहना कि मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, तो इतना भी नहीं कहना कि जगह आगे वाले को ऐसे लगे कि यार ये बंदा और कॉन्फिडेंस क्यों हो रहा है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है कि वहां पर आपका ड्रेस कोड होता है और आपकी बोली है, आपका चाल चलन है, आपका व्यवहार है, बैठने का उठने का तरीका है, वो भी चेक किया जाता है। तो इंटरव्यू यही होता है, और उसमें इंटरव्यू में कुछ नहीं होता। इंटरव्यू के अंदर आपने सटीकता से कोई सभी प्रश्नों के अंदर आप ऐसे बोल दे सॉरी सर इसके बारे में मेरे को नहीं पता, तो ऐसे नहीं हो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। बाकी चीजें आपको पूछ लेने की, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, किस ब्रिटिश एक्ट कोई आया था उस दौरान हुई थी, कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट था, सॉरी सर मेरे को इस बारे में नहीं जानकारी, बस। लेकिन वो सॉरी इतना कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए कि जिसके आगे वाले को लगे कि यार कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू के नंबर आपके हर एक पॉइंट चीज के नोट किए जाएंगे। फिर उसके बाद में मान लो कि अगर आप यहाँ पर असफल हो गए होंगे तो क्या करोगे, भाई ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि मान लो कि आपने यहाँ पर अच्छे खासे आपने तैयारी की, आपके अंक भी अच्छे आए और यहाँ पर आप असफल भी हो गए तो क्या करोगे? तो फिर आपको यही कहना है सर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ ऑलरेडी। मैंने जैसे बीएड की है तो मैंने अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की है, पटवारी भी दिया था, मैं पॉइंट चले गया, तो मैं दोबारा और जबरदस्त तरीके से तैयारी करूंगा, हिम्मत थोड़ी हार जाएंगे भाई अगर यहाँ पर असफल हो जाते। फिर दूसरी बात, मुझे यहाँ तक विश्वास है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं और मुझे यह भी विश्वास है कि मैं शायद तक इसमें पास हो भी जाऊंगा। भाई दूसरा कॉन्फिडेंस, पहले तो यही कहना है कि भाई मान लो कि अगर असफल हो भी जाते हैं तो हम तो फिर से प्रयास करेंगे। फिर जहां तक मुझे उम्मीद है सर कि आप जो कह रहे हैं कि असफल हो गए तो मेरे अच्छे मार्क्स भी आए हुए हैं, तो मेरे को उम्मीद है कि भाई जिस हिसाब से मैंने तैयारी की है उस हिसाब से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। बाकी आपको ऐसे नहीं कहना कि किस्मत पर छोड़ दिया, भाग्य पर छोड़ दिया, नहीं, हम मेहनत फिर करेंगे, ठीक है। अब फिर आपसे एक प्रश्न मान लो कि ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे आपके भी सवाल होते हैं कि इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के अंदर की घपला चलेगा, गड़बड़ी हो रही है, तो आप इसके बारे में क्या मानते हो? तो आपको यही कहना है कि भाई मुझे यहाँ की राजस्थान सरकार की और जितने भी विभाग हैं उन सब पर मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और जो पेपर अधीनस्थ बोर्ड इनको करवाएगा तो मुझे उन पर भी पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर अब इस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो वर्तमान सरकार है वो अच्छा कार्य कर रही है, तो इस प्रकार के कहना और कथनी और करने में बहुत अंतर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो आपको उस हिसाब से करना, आपको नेगेटिव नहीं जाना कि हाँ सर लोग तो कहते हैं कि भाई इंटरव्यू के अंदर गड़बड़ी होगी, पैसे चलेंगे वो चलेंगे, नहीं सर, मेहनत पर होता है कि अगर मैंने अच्छा कार्य किया है, मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, मैंने आपको अच्छे जवाब भी दिए होंगे, तो हो सकता है कि भाई मेरा
उस हिसाब से मेरा सिलेक्शन भी हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें इंटरव्यू के अंदर गड़बड़ी होगी, आपको कहना यही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये कह दोगे नहीं सर इंटरव्यू में तो गड़बड़ी होगी, हो सकता है आपने सेटिंग में बिठा रखी होगी, है कि नहीं है। तो आपको ऐसे नहीं कहना कि भाई हाँ नहीं सर इसमें हो सकती है गड़बड़ी। तो ये सवाल है वो आपके मन में नहीं आने चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे नॉर्मल सी यही सवाल होते हैं सामान्य, इतनी देर तक आपका इंटरव्यू चलता है, 10-15 मिनट तक उतनी बातें आपसे पूछी जा सकती है। आपसे नाम से संबंधित, आपकी शिक्षा से संबंधित, आपसे पिता का नाम, उनसे संबंधित आपके अर्थ आपको पता होना चाहिए। आपने शिक्षा कौन सी कर रखी है, आपने बीए क्यों की। सर मेरी मैथ साइंस के अंदर रुचि नहीं थी, मेरे राजस्थान जीके के अंदर रुचि थी इसलिए मैंने कर ली। तो राजस्थान जीके में आपके कौन सी विषय में रुचि है, तो आपको देखो कला संस्कृति में, तो कला संस्कृति के अंदर वो पूछ लेंगे आपका कोई फेवरेट टॉपिक बताओ, तो आपने कह दिया लोक देवता, तो वो सीधा सा प्रश्न पूछ ले सकते हैं कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो नॉर्मल पर्सन होते हैं जो आपने कला संस्कृति के अंदर पढ़ने होंगे, सब्जेक्ट से संबंधित भी पढ़े होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। आपको कितनी लैंग्वेज आती है, तो आप कहोगे मेरे को सर पूर्ण रूप से हिंदी आती है, और उसके अलावा दूसरी बात है जो इंग्लिश आपके सब्जेक्ट है, तो मुझे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आती है ना। तो ये जितनी आती है उतनी बतानी, ऐसा नहीं है कि मेरे को पूर्ण रूप से इंग्लिश आती है। वो कह लेंगे वो इंग्लिश के अंदर वो वेर आर यू फ्रॉम फलाना ढीमका पूंछ का जो भी अंग्रेजी में करेंगे तो अपनी दिक्कत हो जाएगी। तो अपने और कॉन्फिडेंस वहां पर नहीं होना। तो उसके बाद आपका ड्रेस कोड है, आप किस प्रकार से जाते हो, है ना, आपका स्टाइल, आपकी शैली, यानी आपने कट मार कर चले गए साइड के अंदर से, तो वो चीजें वहां पर मायने नहीं करती। आपको चुभना नहीं चाहिए आप उस बंदे के जब वो आपको इंटरव्यू ले, आपको शांत तरीके से जवाब देने। बाकी इंटरव्यू की तैयारी है वो अपने उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से हम आपको करवाएंगे, इसी ऐप के अंदर भी करवाएंगे, उसके अलावा अन्य वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। तो आप चिंता ना करें। चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट के अंदर किस प्रकार के सारा कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज मिलने वाली है राजस्थान के न्यूनतम शुल्क के साथ, और टेस्ट सीरीज आप सबको पता है नंबर 1 है। उसके बाद हमारी फैकल्टी, अब जिन्होंने विश्वास कर रखा है उनको पता है किस प्रकार से हम चल रहे हैं। तो आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खम्मा गणी। जय जय राजस्थान, राम राम साहब, ओके, धन्यवाद।